जी नमस्कार। मैं समीर पालीवाल से आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक, इतिहास विभाग। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक की चर्चा करूंगा वो है वर्साई की संधि। आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं या पढ़ा होगा आपने कि वर्साई की संधि क्या है, क्या मतलब है वर्साई की संधि का, कब हुई, किसके मध्य हुई, या इस संधि का क्या मतलब था और क्या थी ये संधि। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा लेके जाऊँ, ये बताना चाहूँगा कि वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हुई मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों के मध्य जो संधि हुई वो विश्व प्रसिद्ध संधि थी, वर्साई की संधि। वर्साई कैसे? पेरिस में, फ्रांस में वर्साई के शीश महल में वर्साई नामक स्थान पर जिस संधि के मसौदे को तैयार किया गया वो संधि वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों को, धुरी राष्ट्र जो पराजित राष्ट्र थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, बल्गेरिया आदि देशों के मध्य जो संधि हुई वो वर्साई की संधि थी। मतलब ये एक इतिहास गवाह है कि जब किसी भी कोई भी युद्ध होता है तो उसके पश्चात जो शांति समझौते होते हैं वो किसी संधि द्वारा ही रुकते हैं या उनका संधि द्वारा ही उन समझौतों को लागू किया जा सकता है। तो वर्साई की जो संधि थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की वो संधि थी जिसमें मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के मध्य समझौता करके उनसे क्षतिपूर्ति की रकम लेके उनके ऊपर संधि की शर्तें लाद के उस संधि को पालन करवाया, उस संधि का, और उस संधि को अमल में लाया। तो ये 1919 की वर्साई की वह संधि थी जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों के प्रति की गई थी। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि वर्साई की संधि क्या थी। तो चूँकि ये एक बड़ा टॉपिक है इसलिए अपन इसको एक थोड़ा सा पार्टली डिवाइड करेंगे और इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के रूप में इसको बताएंगे। तो वर्साई की संधि क्या थी ये मैंने आपको अभी समझा दिया। धुरी राष्ट्रों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बल्गेरिया को पराजित करने के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा यूरोप के विकृत हुए मानचित्र को वापस बनाने के लिए, यूरोप का विकृत हुए ढांचे को पुनः सृजन करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया गया पेरिस में वर्साई नाम के स्थान पर। इसलिए वर्साई की संधि था। इतिहासकारों के हिसाब से, जैसे कि अगर अपन कीन्स नाम के एक इतिहासकार की थ्योरी की एक शब्द लें, लाइन लें, जिससे अपन इसको समझ सकें कि कीन्स के अनुसार पेरिस एक ऐसा पिशाच था जहां हर कोई अस्वस्थ था। संपूर्ण वातावरण घृणा, असंतोष, प्रतिशोध, उन्माद से भरा हुआ था। नेचुरल है, आप समझते होंगे ऐसा क्यों था, क्योंकि फ्रांस ने अपने काफ़ी जन धन, काफ़ी नुकसान इस युद्ध में उठाना पड़ा, अपनी ज़मीन को खोना पड़ा, उसके काफ़ी संसाधन खत्म हो गए। और न केवल फ्रांस, अभी तो विश्व के समस्त देशों को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मात्रा में इस युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो नेचुरल है कि उन लोगों के दिल दिमाग में भी पराजित राष्ट्रों के प्रति, जो कि आक्रमणकर्ता थे, ऑफेंडर थे, आक्रमणकारी थे, उनके लिए एक नफरत, असंतोष की भावना होना स्वाभाविक है। इसलिए वहाँ का जो वातावरण था, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि वर्साई की संधि, क्योंकि इसकी आलोचना ज़्यादा हुई है, आलोचना इस सेंस में हुई है इसने पराजित राष्ट्रों को काफ़ी हद तक दबाया। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहासकारों के हिसाब से पिशाच फ्रांस सही स्थान नहीं था जहाँ की संधि को बनाया गया, क्योंकि वहाँ का वातावरण उस समय जर्मनी और पराजित राष्ट्रों के प्रति काफ़ी हद तक गर्म और घृणा से भरा हुआ था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर पेरिस के स्थान पर किसी और जगह को ले लेते तो संभवतः एक मानसिक रूप से जो वातावरण तैयार होता वो एक स्वस्थ होता, परंतु वहाँ का वातावरण स्वस्थ नहीं था। उस अस्वस्थ माहौल में जो संधि तैयार होती वो निश्चित रूप से, तो आप भी समझते हैं कि नेगेटिव माइंड से अगर कोई काम होता है तो उस पर उसका असर कहीं ना कहीं आता है, जो कि हमको इस संधि में भी देखने को मिला।
इस संधि में कौन कौन से व्यक्ति थे जो जिन्होंने महान भूमिका अदा की, उनको हम 4 व्यक्तियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जिसमें ये कहा जाता है वर्साई की संधि में, एक छोटे क्वेश्चन के रूप में भी अगर आपके आता है, कई बार आरएस में भी आता है, आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, या आपके की जानकारी के लिए भी जरूरी है। वर्साई की संधि में कहा जाता था ये 4 बड़ों की संधि है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ 4 बड़े? 4 बड़े के मतलब 4 बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो कि इस संधि में आए और उन्होंने इस संधि के मसौदे को तैयार कराया। तो 4 बड़े कौन से थे? ब्रिटेन का लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का क्लीमेंसो। आप इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लें क्योंकि ये नाम अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और उस समय तत्कालीन इतिहास में उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंस भी ये लोग विश्व इतिहास में रखते थे। फ्रांस का क्लीमेंसो, इटली का ऑरलैंडो और अमेरिका का विल्सन। मैंने आपको कौन से बताए? ब्रिटेन का लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का क्लीमेंसो, इटली का ऑरलैंडो और अमेरिका का विल्सन। ये 4 बड़े थे जिन्होंने अपने अपने विचारों को इस संधि में मूर्त रूप प्रदान किया और इन्हीं के विचारों का परिणाम वर्साई की संधि थी। अब मैं आपको चूंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको इसकी बैकग्राउंड में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसके जब आप बैकग्राउंड को समझेंगे जब भी आप इस मेन टॉपिक तक आ पाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन 4 बड़े तथाकथित जो 4 बड़े हैं उनकी क्या मानसिकता थी, उनका क्या जर्मनी के प्रति, हारे हुए देशों के प्रति क्या उनका मानसिक सोच थी, क्या दृष्टिकोण था। तो इसको जब तक अपन क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप इस संधि की उस धाराओं में उतने अंदर तक नहीं जा पाएंगे, और जब आप इसके अंदर तक नहीं जा पाएंगे तो आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, आप जानते ही हैं, तत्कालीन 1919 में। कहने के लिए काफ़ी उदार व्यक्ति था, परंतु इसका विचार क्या था? परंतु संधि की शर्तों में कुछ कठोरपन इसके कारण भी आया है। इसका व्यक्तिगत सोच क्या थी कि हमें जर्मन रूपी गाय से दूध और मांस दोनों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या था? वो चाहता था कि संधि कुछ हद तक उदार हो, ऐसा नहीं हो कि हम जर्मनी को पूरी तरह समाप्त कर दें। आप समझ रहे हैं कि ये जो बीच बीच में मैं कोटेशन बोल रहा हूँ, इन कोटेशन का अर्थ है, गहरा अर्थ है। आप इस अर्थ को जब तक नहीं समझेंगे आप मूल रूप में नहीं जा पाएंगे। तो उसका मानना था कि जर्मनी पर हमें कुछ थोड़ा सा अनुदार, थोड़ा सा शक्ति, दोनों चीज़ दिखानी चाहिए, केवल शक्ति ही नहीं। किंतु मेन चीज़ क्या थी कि इंग्लैंड की जनता उस समय जर्मनी के काफ़ी विरुद्ध थी, उसके आक्रमण से काफ़ी त्रस्त थी, उसके आक्रमणकारी होने से काफ़ी नाराज़ थी। उसने लाखों की संख्या में उसको अपने लेटर पत्र भेजे जिसमें जर्मनी को किसी भी रूप में रियायत नहीं देने की बात की। तो उसका जो संधि पर प्रभाव पड़ा, मेन टॉपिक में आ रहा हूँ मैं। लॉयड जॉर्ज जो कि स्वयं उदार व्यक्ति था, परंतु उसका जो इस संधि में कुछ कठोर रुख आया वो इंग्लैंड की जनता द्वारा लिखे गए उसको वो खत थे, वो लेटर थे, वो पत्र थे जिसमें उसने जर्मनी को किसी भी रूप में नहीं बख्शने के लिए अपने प्रधानमंत्री को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। क्लीमेंसो, फ्रांस का क्लीमेंसो था जो कि कहा जाता है कि पूर्व का चीता था। मतलब पूर्व का चीते से मतलब क्या था कि शार्प, श्रूड। वो ये चाहता था कि जर्मनी फ्रांस से, चूँकि आप ये बात जानते हैं जर्मनी के एकीकरण के समय कि यही अल्सास लॉरेन के प्रदेश, यही वर्साई का शीश महल जो जर्मनी ने 1870 में अपने एकीकरण करते समय फ्रांस को पराजित करके अपने राज्य में मिलाकर, अपने देश में मिलाकर अपना एकीकरण पूरा किया था। तो ये वो अल्सास लॉरेन के प्रदेश और ये वो वर्साई है जहाँ के शीश महल में जर्मन सम्राट विलियम प्रथम का राज तिलक हुआ था। तो फ्रांस की जनता तो अपने इन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना ही चाहती थी और उसके अंदर जो आग और जो दुर्भावना और जो घृणा का वातावरण था वो अभी का नहीं था, वो था 1870 के समय से।
जब जर्मनी ने फ्रांस से इन प्रदेशों को छीन के अपने राज्य में, अपने देश में मिला के अपना एकीकरण पूरा किया था। तो क्लीमेंसो चूंकि एक चतुर व्यक्ति था, श्रूड व्यक्ति था, चालाक व्यक्ति था, तो वो जर्मनी का इतनी अधिक मात्रा में निरस्त्रीकरण करना चाहता था, इतनी अधिक मात्रा में अधिक से अधिक उस पर संधि की शर्तें लादना चाहता था, ताकि भविष्य में कभी जर्मनी फ्रांस की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाए। समझ रहे हैं ना आप लोग कि मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इन 4 बड़े व्यक्तियों का महत्वपूर्ण रोल है, और 4 बड़े व्यक्तियों की मानसिकता क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तब आप मेन टॉपिक पे आएंगे, जब आप मेन चीज़ को समझ पाएंगे कि वर्साई संधि की इतनी आलोचना, वर्साई संधि को इतना कठोर क्यों कहा गया है। तो ये व्यक्ति के विचारों का फर्क पड़ता है संधियों पर, शर्तों पर, मसौदों पर, पत्रों पर। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो वो विल्सन के 14 सिद्धांतों का काफ़ी मजाक बनाया करता था। कौन? क्लीमेंसो। वो कहा करता था कि केवल जब ईसा मसीह भी केवल 10 सिद्धांतों से खुश थे तो विल्सन को 14 सिद्धांत बनाने की क्या जरूरत थी। खैर ये एक अपना अलग टॉपिक का है, इसलिए इसमें अपन नहीं जाएंगे। ऐसे ही दूसरा क्या था? विल्सन, अमेरिका का विल्सन जो राष्ट्रपति था, उसने विल्सन के 14 सिद्धांत दिए संधि की शर्तों के अनुरूप को अपने अनुरूप बनाने के लिए, संधि की शर्तों को डालने के लिए। आदर्श सिद्धांत जिसे कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को एक पैगंबर समझता था जो विश्व को अपने सिद्धांतों पर चलाना चाहता है। यद्यपि वो जर्मनी के इतना विरुद्ध नहीं था, किंतु उसका ये विचार था कि चूंकि इस युद्ध में जर्मनी के ऑफेंडर आक्रमणकर्ता होने के कारण ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसको कुछ हद तक क्षतिपूर्ति का तो भरपाई करनी ही चाहिए। और इटली का ऑरलैंडो, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण था, उसका इस संधि पे इतना व्यापक प्रभाव नहीं था। वो सिर्फ उसका एकमात्र पर्पस क्या था कि जर्मनी पे या जर्मनी से कुछ प्रदेशों को लेकर, ऑस्ट्रिया से कुछ प्रदेशों को लेकर अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए, जितना अधिक उसका फ़ायदा हो सकता है वो उस फायदे को करे। ये उसका ऑरलैंडो का मेन मकसद था। तो वर्साई की संधि पर जो इन 4 बड़े लोगों का प्रभाव पड़ा, उनकी मानसिकता को हमने समझा, पढ़ा, देखा कि क्या उनका प्रभाव हो सकता है। अब अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वर्साई की संधि। 28 जून को जब संधि का मसौदा तैयार हुआ, 28 जून 1919 को जब संधि का मसौदा तैयार हुआ, तब मित्र राष्ट्रों को पराजित राष्ट्रों की याद आई कि इस संधि पर दूसरे पक्ष की साइन करने के लिए बुलाना जरूरी है। इससे पहले उन्होंने जर्मनी या पराजित राष्ट्रों को बुलाना जरूरी नहीं समझा और खुद ने संधि की शर्तें तैयार कर ली। एक तरफा आप भी देखें, वन साइडेड। क्यों इस संधि की आलोचना हुई? क्योंकि इसमें दूसरे पक्ष को कहीं अपना विचार, अपने बात रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। तो जब 28 जून को संधि का मसौदा तैयार हुआ तो मित्र राष्ट्रों को पराजित राष्ट्रों की याद आई और उनको बुलाने का आदेश दिया गया। और उनको जब पेरिस बुलाया गया तो उनको पेरिस में एक ऐसी जगह, होटल ट्रायनन पैलेस एक जगह है, आप लोग इसे पॉइंट आउट करें तो कर लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस जगह ठहराया गया। तो होटल ट्रायनन पैलेस पेरिस की एक जगह है जहाँ उनको ठहराया गया। वहाँ उनको जो ठहराया गया उसमें किस हद तक उनको कैदी की तरह रखा गया, उस पूरे होटल की किलेबंदी कर दी, सड़कों पर गश्त लगा दी, पूरी सेना वहाँ तैनात कर दी। उनको एक तरह से ये समझाना या ये महसूस कराना कि तुम पराजित हो और तुम्हें हमने बुलाया है संधि पर साइन करने का, तुम्हारी इफ़ एंड बट, तुम्हारी कोई शर्तें, तुम्हारी कोई कंडीशन मान्य नहीं होगी। तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया? एक कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। और जर्मन प्रतिनिधि मंडल आने पर मित्र राष्ट्रों की जो सैनिक टुकड़ियां उनके सम्मान में वहाँ खड़ी होती थी। जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल ने जैसे ही वहाँ प्रवेश किया संधि के पर हस्ताक्षर करने के लिए, तो वो टुकड़ी सम्मान के रूप में वो टुकड़ी वहाँ से हटा ली गई। मैं आपको एक छोटी चीज़ भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक मानसिकता को पकड़ सकें कि वर्साई की संधि जो हुई वो किस मानसिक वातावरण में हुई, ताकि वो सम्मान जर्मनी को नहीं मिल पाए। जब
जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँच गया, बैठ गया, तो फ्रांस का क्लीमेंसो अपनी कुर्सी से उठा और उठकर बोला, तुम्हारे सम्मुख समस्त छोटे बड़े राष्ट्रों के वह प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने तुम्हारे द्वारा बड़ी निर्दयता से थोपा गया युद्ध जिनको लड़ना पड़ा। तुमने शांति की आशा की थी। कैसे? जब जर्मनी पराजित हो गया था तो उसे सरेंडर कर दिया था और शांति की अपील की थी। तो क्लीमेंसो का ये कहने का ये जो मेन मकसद है क्या है कि तुमने शांति की अपील की, कि तुमने युद्ध बंद करने की अपील की, हमने युद्ध बंद किया, तुमने शांति मांगी, हम वो शांति तुम्हें वर्साई संधि के रूप में दे रहे हैं। तो तुमने शांति की आशा की, वह हम तुम्हें देने को तैयार हैं। इस पर जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर दिया, जर्मनी को अपनी पराजय और असहाय स्थिति के बारे में कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है, परंतु केवल इस युद्ध का उत्तरदायी जर्मनी के ऊपर ही थोपा जाए या केवल इस युद्ध का उत्तरदायी जर्मनी को ही उत्तरदायी माना जाए, हम इस चीज़ को सहमत नहीं हैं। कुल मिलाकर जर्मनी को 443 प्रश्नों का वो मसौदा दिया गया, जो वो स्मृति पत्र दिया गया, जो संधि की शर्तें, जो कि वर्साई की संधि की शर्तें थी, वो 443 प्रश्नों की शर्तें थी। महान सेनापति हिंडनबर्ग, जिसने कि जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का नेतृत्व किया था, हिंडनबर्ग जो कि जर्मनी का सेनापति था, जिसने जर्मनी को मित्र राष्ट्रों से लड़कर जीतना मुश्किल बताया था, उसने जर्मन प्रतिनिधिमंडल को ये सलाह दी कि इस संधि के मसौदे को स्वीकार कर ले। अभी ये वक्त की डिमांड है, वक्त की यही एक डिमांड है। इस पर जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने कहा, आज हमारा देश विशाल जनसमूह के कारण झुक रहा है, परंतु जर्मनी न्याय और संधि के अन्यायपूर्ण विषय के बारे में अपने विचार कभी नहीं छोड़ेगा। और इस बार भी जर्मन प्रतिनिधिमंडल से वही कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। भीड़ ने उनको गालियाँ दी, उनके ऊपर चप्पल फेंकी, उनका विरोध किया। इस परिस्थिति में आर्कड्यूक फर्डिनेंड की 5वीं बरसी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड मतलब जिसकी हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण माना जाता है, सर्बियन राष्ट्रवादियों ने जिस ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या कर दी थी, वही जो इस युद्ध का तत्कालीन कारण था, उसकी 5वीं बरसी पर 28 जून 1919 को जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने वर्साई की इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तो वर्साई की संधि क्या थी? 4 बड़े लोगों का वह कार्य जो उनके देशवासियों द्वारा मानसिक स्थिति का एक रिजेम्बलेंस थी, वो रुख था जो उनके देशवासियों, देश के प्रति या खुद का पराजित राष्ट्रों के प्रति एक विरोध था। तो इस माहौल में वर्साई की संधि हुई। मैंने आपको अब तक ये बताया कि वर्साई की संधि क्या थी, तो इसको अपन पार्ट 1 के रूप में यहाँ ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे वर्साई की संधि की धाराएं अपन आगे करेंगे, क्या क्या इसमें धाराएं जोड़ी गई, क्या क्या इसमें पराजित राष्ट्रों के प्रति धाराएं रखी गई, क्या उन पर वो लादी गई चीज़ें जो कि काफ़ी हद तक पराजित राष्ट्रों के लिए भी सहन करने के लिए मुश्किल थी। तो वर्साई की संधि जो थी वो इस माहौल में वो एक ऐसा मसौदा था जो विजित राष्ट्रों का पराजित राष्ट्रों के प्रति एक 443 पृष्ठों का वो संधि पत्र था, मसौदा था, जिसके कारण उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने का एक कारण और समझौते का एक परिणाम सिद्ध हुई। अब वो अलग बात है कि कितनी हद तक सिद्ध हुई, कितनी सिद्ध हुई नहीं हुई, ये अपन अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। वर्साई की संधि पार्ट 2 में, पार्ट 2 में। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे
पूछूंगा, या आप इसे खुद चिंतन करें कि इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो इस संधि के लिए विश्व में इसकी इतनी आलोचना होती है। तो अपन इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद।